अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज ही खबरें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सुहेल आफरीदी ने किया है बहुत ही दबंग खिताब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पेशल सेशन में, और इसी किस्म की कुछ गुफ्तगू जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये जो दोनों गुफ्तगू है इतनी सीरियस मामलात पर है कि इसके ऊपर एक फौरी अटेंशन की ज़रूरत है। लेकिन क्या वो अटेंशन नज़र आएगी, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी को एक बड़ा रिलीफ भी मिल गया है, और इतनी बड़ी कामयाबी उन्हें मिली है। मेरा ख्याल है जब से वो वज़ीर आला बने हैं ये उनकी पहली कामयाबी है जो उन्हें इस रजीम से मिली है। क्या वो कामयाबी है आपको बताएंगे। इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी और मेरे बहुत ही अजीज़ इसार राना भाई के साथ जो एक गलीज़ मुहिम चलवाई जा रही है उसके ऊपर जो है वो आज खुसूसन बात करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक सेल्फ मेड इंसान और एक तरबियत याफ्ता जिसके घर की तरबियत अच्छी होती है वो शख्स किस तरह बिहेव करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन तमाम खबरों के साथ साथ सुहेल आफरीदी साहब को जो रिलीफ मिला वो तो बताएंगे, और मौलाना की भी गुफ्तगू, सब चीज़ें। लेकिन जो आपके लिए एक एटम बम फटने वाला है खुदा न खास्ता, उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि जी पेट्रोल बम आवे ही आवे तो मियाँ दे नारे वजनगे वाली जो सूरत हाल है, वो कहते हैं ना मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा, तो वो अब लग पता रहा है अवाम को। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब पेट्रोल बम से आगाज़ कर लेते हैं। ख़बर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर जुम्मे के रोज़ बढ़ती हैं, और इसके लिए समरी जो है वो आमतौर पर थर्सडे को भेज दी जाती है वज़ीर आज़म हाउस, और वज़ीर आज़म उसकी मंजूरी देते हैं या उसमें कोई अगर तब्दीली करनी हो वो कर लेते हैं सवाबदीदी इख्तियार के तहत। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि जुम्मे रात को ही एक क्राइसिस जो है वो नज़र आ रहा है। पेट्रोल पंप्स पर, अक्सर पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, और इसके साथ साथ कुछ पेट्रोल पंप्स ने तो वैसे ही शटर गिरा दिए हैं। ये मैंने मुहावरतन कहा है, वरना पेट्रोल पंप्स पर शटर नहीं होते, लेकिन मतलब ये कि उन्होंने बंद कर दिए हैं पेट्रोल पंप्स और वो तेल फ्राहम नहीं कर रहे। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 2 रोज़ कबल एक खिताब में ये वाज़े ऐलान कर दिया था कि एक बहुत बड़ा पत्थर मंगवा लिया गया वज़ीर आज़म हाउस, और एक बहुत बड़ा इजाफा मुतवक्के है। और अब हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 50 रुपए से ऊपर ही टीका लगेगा अवाम को फ़ी लीटर पेट्रोल के ऊपर। और इसमें अब क्या ही कहिए, अवाम जो है वैसे वो एहतजाज वगैरह के लिए तो नहीं निकलती, लेकिन वो लाइनों में लगने के लिए ज़रूर निकल जाते हैं। तो जैसे ही ये खबरें आने लगी कि जनाब पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो लोग फ़ौरन से लाइनों में लग के खड़े हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि चलो जी जाते जाते जब तक महंगा होना है पेट्रोल उससे पहले जो पेट्रोल है वो जल्दी जल्दी डलवा लें। हालांकि अब इस बेवकूफ़ी को करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और भाई अगर इस दफ़ा आपने जो अगर 50 रुपये बचा लिए हैं तो अगले हफ्ते जब मज़ीद बढ़ा होगा तो फिर उस वाले प्राइस पे आप ले रहे होंगे। तो बात तो एक ही है कि आपको अल्टीमेटली तो वो जो इजाफा है पेट्रोल का वो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन बस ये छोटे दिमाग जो हमारे बना दिए गए हैं कौम के, उसमें इतनी ही अकल डाली गई है कि भाई आप बस अपनी जितनी बचत कर लो, जितना का आप कोई रुपए 2 रुपए का फ़ायदा उठा लो, उसी पे आप खुशियां मना लो कि जनाब हमें ये मिल गया है। वरना जो जेब आवाम की काटी जा रही है वो सबके सामने काटी जा रही है, धड़ल्ले और बदमाशी से काटी जा रही है। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या है? उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जो उसकी तौजीह बताई जाती है कि जनाब ये तो आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ रही है। अच्छा जी, बात तो ठीक है, आलमी मंडी में इस वक्त तेल की कीमत जो लास्ट प्राइस देखा गया वो $119 फ़ी बैरल देखा गया है, और ये एक अच्छा खासा बहुत ज़्यादा बल्कि हाई रेट है। अब इसके ऊपर भी अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पेट्रोल आवाम पे यानी बोझ मुंतकिल करते, तो तब भी वो इतना ना होता अगर ये 100 रुपीज़ उसके ऊपर लेवी ना लें। तो जब आप 100 रुपये लेवी ही ले लेते हैं उसके ऊपर, अपना यानी जो असल एक्चुअल प्राइस है पेट्रोल की वो तो आप चलें उस तनासुब से बढ़ा लें जो आलमी मंडी में बढ़ रही है। लेकिन ये क्या करते हैं, उसी के चक्कर में, उसी की आप कह लें कि आड़ में, ये अपना जो पेट्रोल पे टैक्स है, लेवी है, जो कुछ भी उसके नाम रखे हुए हैं वो भी बढ़ा लेते हैं।
यानी अगर 10 रुपये बढ़ाना पड़े आलमी मंडी के हिसाब से तो ये क्या करते हैं 50 रुपये बढ़ा लेते हैं। 10 रुपये तो चलें वो इजाफा था जो मजबूरन करना पड़ रहा है जी, आलमी मंडी में बढ़ गया, साथ 40 रुपये अपने हिस्से के भी बढ़ा लेते हैं। तो ये इस तरह वारदात डाल रहे हैं अवाम के साथ, और इसी वारदात की वजह से अवाम जो है अब वो एक दिन पहले ही पैनिक हो गए कि जनाब ये कल पेट्रोल बढ़ जाएगा। तो ये है, अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जनाब हो सकता है कि इसी पैनिक कंडीशन का फ़ायदा एक दफ़ा फिर जो है वो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो है वो उठाएं, कंपनियां उठाएं। अब वो हड़ताल की कॉलें सुन रहे हैं कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक गैर यकीनी की जो कैफियत पैदा हो गई है उसकी वजह से अब आपको एक पैनिक नज़र आ रहा है, और अवाम निकलेंगे, पेट्रोल नहीं मिलेगा, मिलेगा तो महंगा मिलेगा, और एक अजीब क्योस जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये तोहफा है जो अवाम को मिल रहा है, और इसके पीछे जो पूरी वारदात है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आ जाते हैं जी कुछ सियासी खबरों की तरफ। सियासी खबरें क्या हैं जी? सियासी खबरें पहले तो मुबारकबाद सुहेल आफरीदी साहब को, क्योंकि उन्हें पहला रिलीफ मिल चुका है इस हुकूमत से, इस अदलिया से पहली कामयाबी उन्हें मिली है। वैसे तो ये खबर मैंने मेरा ख्याल है जो पिछला व्लॉग था उसमें मैंने शेयर करनी थी, लेकिन उस वक्त मिस हो गई मेरे से, इतनी बड़ी खबर, और मैं खुद सोच रही थी मैं कितनी नालायक हूँ, इतनी बड़ी खबर मैंने मिस कर दी। तो वो खबर ये है जनाब कि सुहेल आफरीदी साहब को पहला रिलीफ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत से ये मिला है कि उन्हें सलाम का जवाब मिल गया है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त सुना है। तो जनाब सुहेल आफरीदी साहब जब केस लगवाने के सिलसिले में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालतों के चक्कर काट रहे थे, और वहाँ पर उन्हें कभी आमना सामना हो भी गया, उन्होंने जाके जब उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा तो आगे से चीफ जस्टिस ने जवाब देना पसंद नहीं किया, और उसका जो गिला है वो सुहेल आफरीदी साहब ने 2-3 मरतबा कर भी दिया कहीं मीडिया टॉक में, किसी खिताब में, और उन्होंने कहा कि देखिए जी हमारे साथ तो ये सलूक होता है कि हमारे तो सलाम का जवाब नहीं दिया जाता। तो वो जो गिला है वो पहुंच गया कहीं चीफ जस्टिस तक। तो चीफ जस्टिस साहब ने उस गिले को उतारने के लिए आज बाकायदा एहसान जितला कर कि भाई हमने सुना है कि हम सलाम का जवाब नहीं देते और शिकवा किया जाता है इस बात का, तो ये शिकवा हम ख़त्म कर देते हैं। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि मेरी तरफ से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब को कह दें जाके वालेकुम अस्सलाम। तो 25 फरवरी को जो सलाम सुहेल आफरीदी साहब ने किया था उसका जवाब उन्हें 30 अप्रैल को फाइनली मिल गया है। तो इतना बड़ा रिलीफ मिलने पर, और इतनी जल्दी ये रिलीफ मिलने पर, और इतनी बड़ी कामयाबी मिलने पर वज़ीर आला जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ये मत समझिएगा कि मैं उन्हें टॉन्ट कर रही हूँ, और ना मैं चीफ जस्टिस को टॉन्ट कर रही हूँ। मैं तो इस किस्मत पे, अपनी किस्मत को रो रही हूँ बैठ के, कि अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुल्क में अब अदलिया जो है वो अवाम की किस्मतों के साथ खेलते खेलते अब हमारे जज्बात के साथ भी खेलती है, और वो ये समझते हैं कि इस अवाम का कौन सा कोई वाली वारिस है, तो लिहाजा जिस तरह मर्जी इनके नुमाइंदों को ट्रीट करो, जिस तरह मर्जी इनको ट्रीट करो, इनके लीडर्स को जो मर्जी नुकसान पहुंचाओ, ना रिलीफ दो, कौन क्या बिगाड़ लेता है। तो अब वो वाली सूरत हाल हो गई। तो बहरहाल जी ये चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने पहला रिलीफ दिया है पीटीआई को। अगरचे सलमान सफदर साहब ने आज जो अपने वो दिए थे आर्ग्यूमेंट्स, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि 1 साल हो गया आपको आए हुए, और मैं अभी तक एक भी रिलीफ नहीं ले सका हूँ आपकी अदालत से। तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि कम से कम साल के बाद मुझे एक रिलीफ तो मिल जाए, कोई आप सज़ा मुअत्तल कर दें, कोई एक रिलीफ तो मुझे मिले। तो इसके ऊपर सिर्फ वो हंसते मुस्कुराते ही रहे, कोई उसके ऊपर फैसला ऐसा नहीं आया जिससे वाकई कोई सलमान सफदर साहब रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाते। लेकिन रिलीफ क्या ही मिलना है जी, इधर तो तकलीफ ही तकलीफ है। सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन अमान की सूरत हाल है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, ऑपरेशन जारी हैं, तीरा के जो मुतासरीन निकले, बाजौड़ के जो मुतासरीन निकले, जो दीगर इलाकों में ऑपरेशन ज़्यादा इलाकों से लोग निकले, वो वापस ही नहीं अभी तक घरों को जा सके। क्या उनके साथ बीत रही है उनकी तो अब कोई खैर खबर ही नहीं लेता। जब सर्दियां थी वो बर्फ़ों में बेचारे बाहर बैठे, तो थोड़ा सा फिर भी किसी ने तरस खाया, वज़रा भी चले गए, सोशल मीडिया भी आवाज़ उठा रहा था, कोई वीडियोज़ ऐसी आ रही थी जो कि दिल गिरफ्तार से कर रही थी, तो उस वक्त थोड़ी फिर भी आवाज़ उठाई गई। वरना तो आपको पता है जो खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब के दूर दराज के इलाके, बलूचिस्तान के, सिंध के दूर दराज के इलाकों के लोग हैं, वो कोई हमारी तरह इंसान थोड़ी ना है, उनकी कोई उतनी इंपॉर्टेंस थोड़ी है जैसी हम बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की है। वैसे तो अब हमारी भी कोई नहीं रहेगी, लेकिन चलें अगर कोई 19-20 फ़र्क है तो चलें, फिर भी यहाँ के लोग तो कीमती होते हैं, वो तो बेचारे जैसे मर्जी हों। तो कहने का मकसद ये है कि मैं नहीं कह रही, ये मैं वो बता रही हूँ कि जो हमें ट्रीटमेंट नज़र आता है मीडिया का, कि उनके मसाइल को तो कोई डिस्कस ही नहीं किया जाता। तो उस वक्त तो फिर भी थोड़ी बहुत उनकी आवाज़ सुनी गई, कुछ बात उठा ली किसी ने, तो ज़रा
सूबाई हुकूमत भी हलचल मचाती हुई, कोई हिलजुल करती हुई नज़र आई, कोई फिक्र करती नज़र आई। अब वो कब हैं, किन हालात में, कब वो घर जाएंगे, कितने पैसे उन्हें मिले रिलीफ के नहीं मिले, कोई अता पता ही नहीं है। कुछ ज़रूर मदद की गई है कुछ लोगों की, लेकिन क्या सब लोग वापस घरों में जा सकें? अभी तक नहीं जा सके। तो क्यों नहीं जा सके, इस बारे में कोई ब्रीफिंग जो है वो नहीं मिलती। अलबत्ता सुहेल आफरीदी साहब ने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ आज एक भरपूर आवाज़ उठाई है असेंबली में। स्पेशल सेशन था, उसमें उन्होंने एक दबंग खिताब किया और उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि ये ड्रोन अटैक्स जो होते हैं इसमें किसी के बच्चे मरते हैं, किसी का शौहर मरता है, किसी की बीवी मरती है और कोई नौजवान बेचारा शहीद हो जाता है और बाद में सिर्फ ये कह दिया जाता है कि आई एम सॉरी, गलती से हो गया, कोलेट्रल डैमेज करार दे दिया जाता है। भाई आपके लिए वो कोलेट्रल डैमेज होगा, हमारे लिए तो वो किसी माँ का बेटा होता है, किसी बीवी का शौहर होता है या किसी बाप की बेटी या बेटा होता है। तो आप किस तरह इतनी बेहिसी का मुजाहरा कर सकते हैं? और ये सिलसिला रुकने में ही नहीं आ रहा, इसकी कोई आपके पास लिमिट ही नहीं है कि भाई किधर तक ये जाके सिलसिला रुकना है। तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा वाज़े स्टांस लिया कि ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं है, इसके ऊपर हम एहतजाज करते हैं तो हमारे ऊपर जो है वो नए केसेस भी डाल दिए जाते हैं और हमें कह दिया जाता है कि जी आई एम सॉरी और ये इस तरह कह के। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अगर ये ऐसे गलती से कुछ होता है तो ये गलती सिर्फ मासूम कबायली लोगों के ऊपर, घरों पे, मासूम लोगों के घरों पर क्यों हो रही है? ये गलती सुहेल आफरीदी कहते हैं कि कोर कमांडर के घर क्यों नहीं होती, ये गलती किसी और GHQ में क्यों नहीं होती, किसी बड़े जो सियासतदान है उसके घर पे क्यों नहीं होती, ये बेचारे गरीब गुरबा कबायली अफराद के घरों पर क्यों होती है? क्या इनका जो खून है वो इतना सस्ता है? और इसी किस्म की आज गुफ्तगू मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मैंने क्लिप देखा है उनका, वो इसी मौजू पे बात कर रहे थे कि बजौड़ वगैरह में जहाँ पे ये ड्रोन अटैक्स होते हैं, लोग शहीद होते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर आकर जो फोर्सेस के लोग हैं वो लाशें तक ले जाते हैं। भाई मैं ये नहीं बातें कर रही, ये सुहेल आफरीदी और मौलाना फजल रहमान साहब की बातें हैं। जिसको एतराज़ है उनसे जाके पूछ ले, हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि वो उनसे जब जाके कहा जाता है कि जनाब जो लाशें हैं वो दे दें, तो वो कहते हैं उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाए जाते हैं कि आप लिख के दें कि ये दहशतगर्द हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि पहले तो मासूम लोगों को शहीद किया जाए और उसके बाद फिर उनकी लाशें तक वर्सा के हवाले ना की जाएँ और ज़बरदस्ती उनसे लिखवाया जाए। अब ये इल्ज़ाम मौलाना फजल रहमान साहब लगा रहे हैं। इसके ऊपर अब इसके ऊपर तबसरा बंदा क्या ही करे। यानी जब सुहेल आफरीदी ने कोई सख्त बात की अडयाला के बाहर पहले आते, जब शुरू में वो आते थे तो उन दिनों में, तो उनके ऊपर एक पीका के खिलाफ, पीका के तहत मुकदमा भी बना दिया गया था और वो अभी तक भी उनका मुकदमा जो है वो चल रहा है, उसमें वारंट भी जारी हुए हैं। तो अब बात यह है कि इन चीज़ों का जवाब कौन देगा? इन रियलिटीज़, अगर ये रियलिटीज़ हैं तो इसको कैसे ठीक करना है, और अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ये कब तक होता रहेगा, और इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, इस पे ऊपर कोई हमें जो है वो बात समझ नहीं आती। और इसके ऊपर जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो अलग से आवाज़ उठा रहे हैं, PTI अलग से आवाज़ उठा रही है। लेकिन है अगर ये उनके सूबे का मसला तो उस पर इज्तिमाई आवाज़ क्यों नहीं आखिर उठाई जा सकती? तो ये जी मौलाना फजल रहमान साहब की खौफनाक गुफ्तगू थी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सनम और फलक जावेद की पेशी का दिन था। सनम जावेद को एक मरतबा फिर पेश नहीं किया गया, फलक को ज़रूर पेश किया गया सख्त सिक्योरिटी में, और उन्होंने फिर वहाँ पे वही दुहाई दी कि सनम और डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम सब की आँखें जो हैं मुतासिर हो रही हैं, लेकिन आँखों के ट्रीटमेंट के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। तो ये बार बार उनकी तरफ से बात पहुँचाई जा रही है। और ये आँखों वाला मसला मैंने आपको बताया था, सलमान सफदर ने भी अपनी आर्ग्यूमेंट्स में उठाया। आखिर में मैं बात करूंगी अपने बहुत ही प्यारे भाई और बहुत ही हमारे सीनियर सहाफ़ी, जिनसे बहुत से लोग इंस्पायर हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे सेल्फ मेड और बाज़मीर लोग वैसे ही सहाफ़त की दुनिया में कम रह गए हैं। इसार राना की मैं बात कर रही हूँ। इसार राना भाई ने पिछले दिनों अपने व्लॉग में IPPs की तादाद के हवाले से कोई स्टोरी की। वो उनसे कुछ समझने में गलती हुई। जो स्टोरी वो बता रहे थे उसमें वो परसेंटेज बताना चाह रहे थे कि किस फैमिली की या किस सियासतदान की IPPs में कितने फ़ीसद कारखाने और वो हैं फैक्ट्रियाँ या जो भी आप कह लें प्लांट्स हैं। लेकिन उन्होंने उसको गलती से उतनी तादाद समझ लिया कि 23 उनके हैं, 25 उनके हैं और उस तरह से। बहरहाल उनको जब इस चीज़ की तरफ निशानदेही की गई कि वो पढ़ने में गलती कर गए हैं, तो उन्होंने उसकी करेक्शन भी कर दी कि वो परसेंटेज थी, बेसिकली एग्जैक्ट फिगर नहीं था।
तो उसके ऊपर जो है वो PMLN का एक ऐसा सपोर्टर, पता नहीं अब वो सपोर्टर है वो कौन है, लेकिन है वो जो कोई भी एक बिल्कुल गटर है, निरा गटर है, गंदगी और गलाजत से भरा हुआ गटर है, और लिटरली वो गटर है। और वो शख्स जो है वो वैसे पता नहीं शायद बैरून मुल्क रहता है। मैंने तो उसको बहुत अरसे से ट्विटर पे ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि मैं बहुत गलीज़ लोगों को अपनी टाइमलाइन पे ना तो आने देती हूँ कि मुझे ऐसे ही यानी क्यों मैं गलत मलत अल्फाज सुनती रहूँ, गालियाँ सुनती रहूँ, चाहे वो किसी के बारे में भी हों। तो बहरहाल जी वो एहसन चट्ठा नामी जो कोई शख्स है, मुझे नहीं पता वो क्या अल्लाह ताला ने गलाजत और कीड़ा कोई पैदा कर दिया है, लेकिन वो जो मखलूक है वो इसार राना के ऊपर जो है उसने वो गलाजत बकी। और इसार राना को तो जो गालियाँ सो दी, साथ में उनकी बहन और उनकी फैमिली की ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा उसने घटिया गुफ्तगू की, लग़्व ज़ुबान इस्तेमाल की, फहश गोई की और बेहुदा गालियाँ दी। मतलब जितना कि वो गंद बोल सकता था शख्स, जितना कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता हमारे जैसा बंदा, उस तरह की चीज़ें उसने बोली। मैंने तो पूरी वीडियो भी नहीं सुनी, बहरहाल एक दो जगह पे जो मैंने उसके कैप्शन पढ़े तो ये सूरत हाल थी। तो उसने ये गुफ्तगू इसलिए की कि जी वो आपने उनके बारे में इस तरह की बातें क्यों की कि उनके IPPs ये हैं वो, हालांकि इसार भाई उसके ऊपर जो हैं वो करेक्शन कर चुके थे। तो ये एक ऐसी अफसोसनाक मिसाल है कि किस तरह इस तरह के ट्रोल्स और गालियां बकने वाले अकाउंट्स को शरीफ फैमिली जो है वो खुद ना सिर्फ फॉलो करती है, यानी इनके आप बड़े बड़े लीडर्स देख लें वो इस शख्स को फॉलो कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, और उसके अलावा इनसे बाकायदा मुलाकातें करते हैं। और मुलाकातों के लिए जब ये आते हैं तो इन्हें प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, इनके साथ बाकायदा तस्वीरें बनाई जाती हैं, इनको बुकेज प्रेजेंट किए जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि शरीफ फैमिली की पसंद किस तरह की है। ये नाम नेहाद बड़े रिवायती मजहबी बड़े रख रखाव वाली जो फैमिली बन के ये शरीफ फैमिली सियासतदान जो ये बने हुए हैं कि जी हमारे यहाँ बड़ा रख रखाव है, तहजीब है, ये वो। भाई इतने ही आप रख रखाव वाले हैं, बड़े तहजीब वाले हैं, बड़ी शाइस्ता सियासत करने वाले हैं, तो आप ये गालम गलोच वाले अकाउंट्स को आखिर फॉलो क्यों करते हैं? ऐसे गंदे लोगों को आप अपने साथ बिठाते क्यों हैं? और ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस शख्स ने ये बेहुदा बातें की हैं। इसकी एक पूरी हिस्ट्री है कि ये कभी दो जुमले साफ नहीं बोल सकता गंदगी के बगैर, ये इसकी हिस्ट्री है। ऐसा कोई इसके मुंह के अंदर गटर फिट है। और अभी पिछले दिनों ये हमजा शहबाज से शायद मुलाकात करने आया हुआ था, तो इसको बाकायदा प्रोटोकॉल में जो है वो लाया गया। हमारे टैक्स का पैसा क्या इस किस्म के गटर लोगों के लिए है कि आप इनको प्रोटोकॉल्स दें? इसार भाई की इज्जत पे क्या फ़र्क पड़ना है? वो तो एक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बाज़मीर शख्स है कि हर ज़मीर वाला उसकी इज्जत ही करता है। सबको पता है कि वो एक सेल्फ मेड इंसान है जिसने कभी किसी भी हुकूमत में कोई 1 रुपए का फ़ायदा नहीं उठाया। आपने पिछले दिनों उनका इंटरव्यू मेरे भी चैनल पे देखा था, उन्होंने बताया था कि कैसे अखबार बेचते हुए वो आगे से आगे बढ़ते गए और पूरा सहाफ़ती करियर जो है उनका वो किस तरह बिल्डअप हुआ। और आज भी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो कोई उन सहाफ़ियों में से नहीं है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ गए अचानक, जो अचानक से बड़े बड़े बंगलों में आ गए, जिनके हालात ही बिल्कुल बदल गए। वो आज भी बिल्कुल एक एवरेज जो शख्स है उसकी तरह की ज़िंदगी गुजारता है, क्योंकि उसने कभी फ़ायदों के लिए सहाफ़त नहीं की, उसने उसूली सहाफ़त की हमेशा, और इसी बुनियाद के ऊपर वो आज भी खड़ा है। और किसी आप ये नहीं कह सकते कि वो खुद बताते रहे उस जद्दोजहद में, आप जाके दोबारा वो इंटरव्यू देख लें कि ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी एक शख्स की मोहब्बत में वसूल के लिए खड़ा होता है। इसलिए वो कहता है जब भुट्टो के साथ जुल्म हो रहा था मैं उसके लिए भी खड़ा था। तो वो एक ऐसा कैलिबर रखने वाला सहाफ़ी है। और नून लीग ने अपने जो पालतू हैं वो उसके ऊपर छोड़ दिए, और अभी तक उनके अकाउंट से उसकी मजम्मत नहीं हो रही कि भाई तुम क्यों इस कदर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हो लोगों की माँ बहनों से मुतालिक। वैसे ये बड़ा पीटते हैं जब कोई दूसरे मुखालिफिन के या PTI के ट्रोल्स इनकी गंदी गुफ्तगू करते हैं, तो ये आप देखें कि उछलते कैसे हैं और आके बताते हैं कि जी इमरान खान ने नस्ल ख़राब कर दी। ये जो चट्ठा है ये किसकी नस्ल है और इसके लीडर और सरपरस्त कौन है? इमरान खान तो ऐसे किसी बंदे को फॉलो नहीं करता जो गाली निकालता है।
इमरान खान ने तो कोई ऐसी टीम नहीं बनाई हुई गालियां देने वाली जो इसको बाकायदा पैसे भी दिए जा रहे हों। तो आपके लीडर्स तो उनसे मुलाकातें करते हैं। इमरान खान कौन से गालीबाजों को बिठा के बैठा है अपनी गोद में और उससे वो बातें कर रहा हो, हंस हंस के तस्वीरें बनवाता हो। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है वो नज़र आ जाता है। पीटीआई के लोग करते होंगे उनके सोशल मीडिया ट्रोल्स वगैरह ये वो, लेकिन आप तनकीद तो तब होगी ना जब उनका लीडर जो है वो इस चीज़ को साथ खड़ा करके फूल पेश कर रहा है। और इधर आप देख लें, हर लुच्चे लुफंगे का जो अकाउंट है वो मरियम नवाज फॉलो कर रही होती हैं। मेरे ऊपर भी उन्होंने कुछ लोगों की, मुझे तो लगता है बाकायदा ड्यूटी लगाई हुई है, जो आके उन्होंने हर ट्वीट के नीचे जो है वो गालियां देनी होती है। मैंने तो काफ़ी सारे ब्लॉक कर दिए, अब काफ़ी सुकून है। तो मेरा तो पैगाम है कि नए हायर कर लें भाई, पुराने वाले मैंने सारे ब्लॉक कर दिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये आपको हम एक्सपोज करके बता रहे हैं कि ये लोग क्या हैं और क्या बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इसार राना भाई के साथ तो हम सब खड़े हैं, और उनकी आप देखिए तरबियत कि उन्होंने अगले दिन अपने व्लॉग में उस शख्स को एक लफ्ज़ नहीं गलत कहा। उन्होंने कहा आपने ये बातें की मेरी माँ बहन के मुतालिक, मैं फिर भी नहीं करूँगा आपकी माँ बहन के मुतालिक, बल्कि मैं उनकी इज़्ज़त करूँगा। आपकी माँ मेरी माँ, आपकी बहन मेरी बहन, क्योंकि हमें तो ये नहीं सिखाया गया कि लोगों की माँ बहनों के साथ बदतमीज़ी करो और उनके साथ इस तरह गंदगी की बातें करो। उन्होंने तो एक बड़ेपन का सबूत दिया है। उन्होंने बताया है कि उनकी तरबियत कितने अच्छे माहौल में हुई है और उनका ज़र्फ़ भी कितना बड़ा है और उनकी बर्दाश्त कितनी है। तो उसने तो बताया, वरना माँ बहन की गाली कौन बर्दाश्त करता। लेकिन उन्होंने बताया कि वो क्या है और ये गटर शख्स क्या है, ठीक है ना। तो उनके साथ तो सारी हम लोग खड़े हैं, जो नहीं खड़े वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। जो नहीं खड़े, जिनको कोई छोटी मोटी बात भी कोई पीटीआई ट्रोल्स की इतनी बुरी लगती है और आके सीने पीटने शुरू हो जाते हैं कि जी फलां के ड्रेस को ये क्यों कह दिया, फलां के इसको ये क्यों कह दिया, और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें आके एक सहाफ़ी को कह रहा है, उसके ऊपर जो खामोश हैं। आज उनको कोई तहजीब याद नहीं आ रही, आज उनकी तरफ से कोई पैगाम नहीं आ रहे कि ओहो नस्ल ख़राब हुई पड़ी है। ये नहीं नस्ल ख़राब कर रहा। तो ये जो है आपकी मुनाफ़कत ना सिर्फ इस शख्स के लिए PMLN के लीडर्स की मुनाफ़कत एक्सपोज होती है, बल्कि हमारी सहाफ़ती काली भेड़ों की मुनाफ़कत भी एक्सपोज होती है, जिनके विमेन राइट्स, जिनके ह्यूमन राइट्स, जिनके उसूल, हर चीज़ सिलेक्टिव होती है। और मैंने तो अपनी तो कभी बाद में आपको पता है कम ही करती हूँ, लेकिन मेरे अगेंस्ट कोई कैंपेन चल रही हो तो ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि हम तो खातून ही नहीं हैं। हालांकि मेरी तो जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो 1000 दफ़ा बता दूँगी, जिसने जितनी मर्जी गालियाँ देनी है दे, हमें परवाह नहीं है। हमें पता है कि किस तरह से ये लोगों को बाकायदा इस काम पे मामूर किया गया है, तो इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है। और किसी ने इनके कहने से तो नहीं किसी को इज़्ज़त ज़िल्लत मिलती। इज़्ज़त ज़िल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में। तो अल्लाह ने जितनी मुझे इज़्ज़त दी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो उसका शुक्र ही नहीं अदा कर सकती। इसी तरह इसार भाई की इज़्ज़त में इजाफा ही हुआ है, कोई कमी नहीं हुई। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।